Hello students, I'm your biology mentor Urvashi. I hope you guys are doing fine. Today we are going to start the most awaited series, that is chapter wise PYQ solution series. ठीक है, इस सीरीज में हम लोग PYQs तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं आपको कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस भी करा दूंगी जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की अच्छी खासी है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप इजीली खुद से भी सॉल्व कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, योर प्रिपरेशन इज गोइंग स्मूथ। अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ी और प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो यू कैन इवैल्यूएट योर सेल्फ एज वेल, ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज से या PYQ सॉल्विंग सीरीज, जो भी आप कहना चाहो इसे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एनिमल रिप्रोडक्शन, मतलब हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम उनको आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर्टिकुलरली वी आर टारगेटिंग IAT 2026, यू गाइज नो दैट। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी, तो मैं बायोलॉजी की PYQs ही कराने वाली हूँ। इस सीरीज में आपको सिमिलरली सारे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सबके PYQ सॉल्यूशन वीडियोस आपको मिलेंगे। सो जॉइन अस विद दिस सीरीज। आज हम लोग दो टॉपिक तो डिस्कस करने वाले हैं ही, जो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोडक्शन। तो ये सब देखने में दो लग रहा है, दो लाइन का, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मैंने दो चैप्टर साथ में ले लिए हैं, ठीक है। So before moving on to the video, I'm going to share a very important notification with you guys that Prepfizer has launched a free trial test। ठीक है, आप एक ट्रायल मॉक टेस्ट दे सकते हो बिल्कुल फ्री में, जो कि आपके CBT जो टेस्ट होने वाला है उसको मिरर करेगा। मतलब आपको लगेगा कि आप सच में एग्जाम दे रहे हो, पूरा सेम एग्जाम इंटरफेस होगा। ठीक है, आप एक फ्री ट्रायल दे सकते हो, उसके बाद आपको 20+ IIT मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आप उनको भी दे सकते हो अगर आपको फिर मन किया तो, ठीक है। एंड बुक्स वगैरह के बारे में भी हम बात करते रहेंगे, सीरीज काफ़ी लंबी है, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द वीडियो, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका IAT 2019 का PYQ है। दिस क्वेश्चन सेज दैट लिस्टेड बिलो आर डिफरेंट प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं जैसे कि आपकी पार्थिनोकार्पी दी हुई है, सिंगामी एंड एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रॉयनी दी हुई है, ठीक है। विच ऑफ देम कैन गिव राइज टू अ क्लोनल प्रोजेनी हैविंग द सेम जीनोटाइप एज दैट ऑफ द मदर प्लांट। तो क्लोनल का मतलब आप समझो कि क्लोन्स बनाने हैं, प्रोजेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, तो क्लोन्स बनाने किस स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है कि क्लोन्स बनते हैं। हैविंग द सेम क्लोन्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका जीनोटाइप तो सेम होगा ही, दैट ऑफ द मदर प्लांट, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये पढ़ने से पहले आप ये तीन चीज याद रखो, ठीक है, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, नो फर्टिलाइजेशन, और उस केस में अगर आपका एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप कहोगे पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अगर आपका फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको आप कहोगे पार्थिनोकार्पी। अगर एक एक नहीं सॉरी, अगर सीड्स बन जाते हैं तो आप उसको कहोगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आप उसको कहोगे एपोमिक्सिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम बात करते हैं पार्थिनोकार्पी। इससे भी पहले मुझे ये बता दो कि क्लोन्स बनने हैं तो क्या आप बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मैं बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमिट आ रहे हैं, ठीक है। मेल और फीमेल गैमिट आते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, उनका फ्यूजन होता है, एक जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट जब डेवलप करता है तो वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाता है। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, क्या वो सिमिलरली एक पेरेंट के जैसे दिखता है? क्या वो सिर्फ मम्मी के जैसे दिखता है? क्या वो सिर्फ पापा के जैसे दिखता है? नहीं, उनका मिक्स होता है, तो वो जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप देखते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आपको क्लोन्स नहीं मिलने वाले हैं, या आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के केस में देख लो या फर्टिलाइजेशन के केस में देखो, आपको क्लोन्स तो नहीं मिलने वाले हैं। तो कहीं पे आप ये सब वर्ड्स देखते हो तो आप समझ जाओ कि हाँ, यहाँ पे आपको क्लोनल प्रोजेनी तो नहीं मिलने वाली है। सेक्सुअल नहीं तो ए सेक्सुअल में मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, तो आपको लाइक क्लोन्स ही मिलते हैं ना। जैसे अब एक
एक पेरेंट से, सिमिलरली जेनेटिक मटेरियल इसका डबल होता है, फिर दोनों में इक्वली बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है। पार्थिनोकार्पी जैसे मैंने बताया कि फ्रूट बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब फ्रूट बन गया है, इसमें सीड्स ही नहीं बनते हैं, तो सीड्स ही नहीं बनेंगे तो प्रोजेनी कहाँ से आएगी, मतलब ऑफस्प्रिंग कहाँ से आएंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब आप समझ लो फर्टिलाइजेशन होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन को ही हम सिनगैमी कह देते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एपोमिक्सिस क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स का फॉर्मेशन। समझ रहे हो, एपोमिक्सिस का मतलब सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये कैसे होता है आओ समझते हैं। जैसे कि आपकी गैमीट मदर सेल हो गई, या आप मेगास्पोर सेल्स बोलते हो आप, ठीक है, मदर सेल बोलते हैं ना, मेगास्पोर मदर सेल, तो ये होती है आपकी डिप्लॉइड। इसने बनाया मियोसिस डिवीजन करके एक गैमीट, गैमीट बना, ठीक है, ये गैमीट आपका फिर डिप्लॉयड हो जाता है, एंड यही आपका एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, फिर ये नया ऑफस्प्रिंग बना लेगा। ठीक है, सो दिस इज दी आम जिंदगी। अब हम मेंटोस जिंदगी देखते हैं कि क्या होता है कि अब यहाँ पे गैमीट तो बनना नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये जो गैमीट मदर सेल है, ये मतलब गैमीट तो बनेगा आपका, बट ये डिप्लॉयड गैमीट बनता है, मियोसिस नहीं होती है उसमें, माइटोसिस करके डिवीजन करके एक एक सेल और बन गया मान लो, और उसी को हम लोग बोल देते हैं गैमीट, बट ये डिप्लॉयड होता है। ये किससे रिजेंबल कर रहा है, आपके जाइगोट जो बनता है ना, जैसे एक हैप्लॉइड गैमीट मदर का होगा, एक फादर का होगा, फिर जाइगोट बनता है। इसमें क्या हो रहा है कि मदर सेल माइटोसिस डिवीजन करके एक गैमीट बना ले रही है, एक सेल बना ले रही है जो कि डिप्लॉयड होता है। दिस ओनली डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद वो सीड्स बना लेता है। तो ऐसे ही विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके सीड्स बन जाते हैं। तो एपोमिक्सिस में ऐसे ही होता है। अच्छा, अब देखो, अब ये सीड्स जो होंगे वो एकदम जेनेटिकली सिमिलर ही ना होंगे आपके मदर सेल से, जो आपका मेगास्पोर मदर सेल होता है उसी के सिमिलर होंगे पूरे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जीनोटाइप आपका सेम रह जाता है। सो एपोमिक्सिस इज द राइट ऑप्शन। फिर हम पॉली एम्ब्रॉयनी देखते हैं एक बारी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, एम्ब्रियोनी मतलब काफी सारे एम्ब्रियोज आपको देखने को मिलेंगे इसमें, मल्टीपल एम्ब्रियो। तो क्या होता है कि ये आपका हो गया एक एम्ब्रियो सैक, ठीक है, न्यूसेलर सेल्स होते हैं, ठीक है, न्यू सेलर सेल्स सराउंड कर रहे होते हैं इस एम्ब्रियो सैक को। उसी में से एक न्यूसेलर सेल होता है जो कि डेवलप होके आपका एम्ब्रियो सैक बना लेता है। ये हो गए न्यूसेलर सेल्स, ठीक है, ये वाले, और ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया। इसमें आप एंटीपोडल सेल्स देखोगे यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ सिनर्जिड्स हो गए, एंड एक एग होगा, एंड पोलर न्यूक्लियाई बीच में, तो ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया। तो क्या होता है, एक न्यू सेलर सेल्स तो एम्ब्रियो सैक बना लेता है, फिर ये जो बाकी न्यू सेलर सेल्स होते हैं वो बोलते हैं मेरे में क्या कमी है, मुझे भी एम्ब्रियो बनाना है, तो वो क्या करने लगते हैं इसको, दे स्टार्ट protruding into the developing embryo sac। सो ये जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं दे स्टार्ट प्रोट्रूडिंग इनटू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, और ये सब अंदर आने लगते हैं, एंड दे विल स्टार्ट टू डेवलप एम्ब्रियो, जिसकी वजह से आप मल्टीपल एम्ब्रियो वाला केस देखते हो, पॉली एम्ब्रॉयनी देखते हो। ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे कि पॉली एम्ब्रॉयनी के बाद मल्टीपल एम्ब्रियोज हो गए, और ये न्यूसेलर सेल्स तो मतलब मदर टिश्यू ही है ना, तो जेनेटिकली ये भी सिमिलर होता है, मदर टिश्यू ही है तो जेनेटिकली ये भी सिमिलर होता है। एम्ब्रियो से आपके सीड्स बन जाते हैं, जो सीड्स भी नए ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जो कि जेनेटिकली सिमिलर होंगे मदर प्लांट के। तो इन दोनों ही केसेस में एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रॉयनी में आपको
जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो प्रोजेनी मिलेगी, दैट इज क्लोनल, ठीक है। या आप कह सकते हो कि उनका जो जीनोटाइप होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ द मदर प्लांट, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका थर्ड और फोर्थ है, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। The second question says that in the standard nomenclature used for depicting floral formula, which type of flower is represented K5, ठीक है, ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है। तो एक पहले फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं इनको क्यों लगाया जाता है, टू रिप्रेजेंट फ्यूजन, कि जो भी कुछ भी दिए है वो फ्यूज्ड है। जो भी कुछ भी में क्या आते हैं, पहला हो गया कैलिक्स विच इज ऑल्सो नोन एज सेपल्स, फिर कोरोला विच इज ऑल्सो नोन एज पेटल्स, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज गाइनोशियम, या आप इसको कार्पल भी कहते हो, पिस्टल भी कह देते हैं, तो कई सारे नाम हैं। तो कुछ भी आए तो आप समझना कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात हो रही है इन द फ्लावरिंग प्लांट। फिर लास्टली आपका एंड्रोशियम होता है, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन हो गया। आओ अब इसमें देखते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है फ्लोरल फॉर्मूला की, ये किससे मैच हो रही है। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, और सेपेलस वर्ड सेपल से आया है, तो मतलब ये सेपल्स। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो 5 मैं सेपल्स ले लेती हूँ, तो ये पॉली सेपेलस, पॉली का मतलब मेनी है तो एक से ज्यादा कितने भी, तो मान लो इन केस मैं ये बता रही हूँ, तो ये आप कह सकते हो कि ये पॉली सेपेलस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इन केस ऑफ ऑप्शन बी, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, ठीक है, सिन का मतलब फ्यूज्ड होता है, तो फ्यूज्ड कार्पस लिखा है, सिन कार्पस। तो कार्पस वर्ड आया है आपके कार्पल, ये गाइनोशियम से कार्पल यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो 4 कार्पल हैं, तो गाइनोशियम होगा पहली बात, तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना हमें, जी और ये 5 ऐसे लिख सकते हो। सिन है तो मतलब फ्यूज्ड, ऐसे ब्रैकेट, फ्यूजन के लिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। फिर गैमो से पहले, गैमो का भी मतलब फ्यूज्ड होता है, ठीक है, गैमो, तीनों में गैमो लिखे हैं, सिन गैमो का मतलब फ्यूज होता है। गैमो सेपेलस, तो हम लोग सेपेलस के लिए कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज के, और मान लो 5 है एंड फ्यूज्ड है, गैमो का मतलब फ्यूज्ड, ठीक है, ये हो गया। और गैमो पेटालिस मतलब पेटल्स के लिए, दैट इज कोरोला, तो यहाँ पे सी और ऐसे ही आप ब्रैकेट में 5 लिख सकते हो। तो ये देखो ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज यहाँ पे क्लियरली आपको आंसर अपना दिख जा रहा है, ऑप्शन सी, गैमो सेपेलिस। The next question says that each male gamete of coconut plant has 16 chromosome. Each male gamete has 16 chromosome. The number of chromosome in a cell of the white pulp of coconut is. तो देखो white pulp क्या होता है, जैसे कोकोनट तो आप जानते हो बाहर से वो थोड़ा सा हार्ड होता है एंड अंदर की तरफ वाइट वाइट पल्प होता है एंड वाटर होता है, लिक्विडी वाटर। तो ये व्हाइट पल्प होता क्या है, ये एक्चुअली एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे। अच्छा, जो लिक्विडी पार्ट होता है वो भी लिक्विड एंडोस्पर्म ही होता है, तो अगर उसके बारे में भी पूछेगा तो अब तो भी आप ऐसे आंसर दोगे। और एंडोस्पर्म बनता कैसे है, जैसे कि 16 क्रोमोसोम आप कह रहे हो कि मेल गैमेट में होता है, तो एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों बना लेते हैं, एक्सेल हो गया एंड दे विल फॉर्म जाइगोट, तो 2n आपका जाइगोट की प्लॉइडी हो गई। अब ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एक मेल गैमेट होता है, इट विल इंटरैक्ट विद पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में प्रेजेंट होते हैं 2 सेल, इनकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, 3n हो जाती है, यही बनाता है आपके एंडोस्पर्म। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n, n की वैल्यू हम लोग को दी हुई है दैट इज 16, तो आंसर आपका क्या हो गया 48, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। So the next question says that which of the following antibody is present abundantly in the colostrum secreted during the initial days of human lactation। तो लैक्टेशन पीरियड जब स्टार्ट होता है तो कुछ इनिशियल डेज में थिक येलोइश मिल्क आता है विच इज नोन एज कोलेस्ट्रम, ठीक है। ये कोलेस्ट्रम जो होता है इट इज रिच इन विच एंटीबॉडी, आपको पूछा है तो सबको ही पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, तो IgA एंटीबॉडी होती है विच इज रिच इन कोलेस्ट्रम, जो फर्स्ट इनिशियल डेज पे मिल्क आता है, ठीक है। इसमें से आप 2 एंटीबॉडी और याद रखो जो इम्पोर्टेंट है, एक है IgE। IgE एंटीबॉडी आपके एलर्जिक रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है, जैसे कुछ एलर्जी हो गई तो बॉडी बनाने लगती है IgE एंटीबॉडी। तो ऐसे डिटेक्ट करना होता है कि एलर्जी है तो IgE टेस्ट किया जाता है कि IgE प्रेजेंट है कि नहीं है,
ठीक है, ऐसे कुछ करके मैकेनिज्म होता है इसका। फिर आईजीजी क्या होता है कि जो फीटस होता है, फीटस को बर्थ से पहले भी तो कुछ इम्यूनिटी चाहिए होती होगी, बिफोर बर्थ उसको कुछ इम्यूनिटी चाहिए होती है। तो जो मदर का ब्लड होता है वहां से प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में आईजीजी एंटीबॉडी भेजी जाती है जो कि बिफोर बर्थ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होती है फीटस को। तो ये चीज भी आप याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर इंटरफेरॉन। देखो इंटरफेरॉन नाम में ही पता चल रहा है इंटरफेयर करने वाला है ये कोई चीज, ठीक है। तो सपोज आपके बॉडी में वायरस आ गया या एंटीजन आ गया, ठीक है, एंड इट स्टार्टेड कॉजिंग इन्फेक्शन। तो इसने एक सेल को इन्फेक्ट किया। अब ये जो सेल है ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन्स कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि जो नियर बाय सेल्स हैं उनको बताता है कि एक वायरस आ चुका है एंड आपको उसके अगेंस्ट अब रेजिस्टेंस बनानी पड़ेगी, तो ताकि मतलब पूरी बॉडी सेव हो सके। तो ये जो प्रोटीन और केमिकल्स होते हैं जो कि दूसरे सेल को नियर बाय सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं दैट अ वायरल इन्फेक्शन हैज़ बीन कॉज्ड और आपको अब रेजिस्टेंस बनाने हैं उसके अगेंस्ट, तो उन सेल्स को बोलते हैं या उन प्रोटीन्स को आप कहते हो इंटरफेरॉन्स। समझ में आया? तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। अ सिंथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर है ही नहीं, प्रोटीन है, ठीक है, तो ये यहीं से गलत हो गया। अ क्लास ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स तो एंटीबॉडीज बनाते हैं आईजी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट इंटरफेयर विथ इट्स ओन सिंथेसिस, ओन क्या आपको इसमें मैंने बताया ना कि नियर बाय सेल्स दूसरे सेल्स को ये इन्फॉर्म कर रहा है, खुद में कुछ ऐसा चेंजेस नहीं कर रहा है, ठीक है। अ क्लास ऑफ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स and are involved in protecting uninfected cells. So this is the right statement for interferons. Now the sixth question says that what are the types of immunity acquired by the transfer of antibodies to the fetus via the placenta। ठीक है, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाती है, दैट इज IgG एंटीबॉडी, ठीक है। एंड सेकेंड आपको पूछा है वैक्सीनेशन ऑफ इन्फेंट, ठीक है, वैक्सीनेशन दोनों में से पूछा है कि कौन सी टाइप की इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो बॉडी है वो खुद ही एंटीबॉडीज बनाती है, तो यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडी का। पैसिव इम्यूनिटी में आपको कहीं से लाके एंटीबॉडी दी जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी मेमोरी लास्ट करती है, ठीक है, मेमोरी बनी रहती है क्योंकि इसने खुद बनाया है तो इसे पता है, ठीक है, कि अभी दूसरी बार अगर ये आएगा उस तरीके का एंटीजन आएगा तो ये फटाक से फिर से बना लेगी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि इसमें कोई मेमोरी नहीं रहती, नो मेमोरी, बिकॉज किसी और ने लाइक एंटीबॉडी दी है तो इसके पास कुछ मेमोरी नहीं रहती और ये तुरंत बना नहीं सकती वही वाला एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसमें पूछा है बोथ आर एक्टिव इम्यूनिटी या बोथ आर पैसिव। अच्छा, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक्टिव इम्यूनिटी है और कौन सी पैसिव, या दोनों एक्टिव है या दोनों पैसिव है। तो ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज टू फीटस, देखो ट्रांसफर यहाँ से मदर की बॉडी से एंटीबॉडी दी जा रही है दूसरी बॉडी से, सेल्फ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है एंटीबॉडीज का, तो आप कह सकते हो कि ये पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में अगर आपको पता हो तो जो डेड एंटीजन होते हैं या डेड वायरस होते हैं उनको बॉडी में लाइक इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बॉडी खुद ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है। तो उस केस में आपके पास एक मेमोरी भी रहती है कि इन केस अगर वो एंटीजन आता है और अटैक करता है तो एंटीबॉडी बना लेगा। तो ये जो एंटीजन वैक्सीनेशन में डाला जाता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, डेड होता है, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, माइल्ड आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो आपका पैसिव हो गया एंड सेकेंड विल बी एक्टिव। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटीनली परफॉर्म टू डिटेक्ट टाइफाइड। टाइफाइड होता किससे, कॉज किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड। तो सैल्मोनेला टाइफी
से कॉज होता है टाइफाइड। इसके लिए रूटीनली परफॉर्म्ड टेस्ट कौन सा है, तो विडाल टेस्ट होता है, सबको पता है, ठीक है, आंसर विडाल टेस्ट है। एलिजा टेस्ट आपके लिए मतलब किसके लिए होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है इन केस ऑफ HIV वगैरह, इन सब में देखोगे, ठीक है, HIV, डेंगू एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड रूटीन टेस्ट फॉर टाइफाइड, ठीक है, इसलिए रूटीन टेस्ट नहीं है, बट हाँ कुड बी यूज्ड। फिर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है कि इसमें होता है कि सेपरेट करते हैं, जैसे DNA और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, तो काफ़ी इरेलीवेंट है, ये कोई टेस्ट नहीं होता। फिर RT-PCR जो होता है ये होता है लाइक RNA वायरसेस जो होते हैं, RNA जो कॉज करते हैं वायरस, तो उसमें RNA को डिटेक्ट करने के लिए ये वाला चीज़ होती है। तो विडाल टेस्ट आपको पता चल गया है कि वो टाइफाइड के लिए रूटीनली परफॉर्म्ड होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। Another question says that for which of the following disease does the causative agent require the splicing of their heterogeneous RNA to generate mature mRNA? तो heterogeneous RNA क्या होता है, आप इसे समझ सकते हो प्री mRNA, ये unprocessed RNA होता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू mRNA, ठीक है, मैसेंजर RNA। तो हेट्रोजेनस RNA लाइक प्रोसेसिंग में आप देखोगे स्प्लाइसिंग होगी, 5 एंड पे कैप लगेगा, 3 एंड पे पॉली ए टेल लग जाती है, तो ये चीज़ों में नहीं जाना है। यहाँ पे पूछा है कि कॉजेटिव एजेंट रिक्वायर्ड द स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग कौन से एजेंट में होगी, तो स्प्लाइसिंग होती क्या है, पहली बात तो जो mRNA होता है, हेट्रोजेनस RNA, mRNA जो बाद में बनता है, तो इसमें पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंट्रॉन, एक होता है एक्सॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन, ऐसे करके इसके पार्ट्स होते हैं। तो जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब इनमें कोई कोड नहीं होता, एंड जो एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग होते हैं। तो जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है इसको स्प्लाइस आउट करना होता है, ठीक है, ये चीज़ें स्प्लाइस आउट हो जाती, कैंसिल हो जाती है, तो सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन बच जाता है, ठीक है, ये एक्सॉन ये भी एक्सॉन। तो ऐसा करके फिर ये जो फिर मेच्योर RNA होता है वो ऐसा कुछ दिखता है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है कि किसमें होती है किसमें नहीं होती है। तो कैसे आप बताओगे, पहली बात तो ये याद रखो कि यूकैरियोट्स में ही स्प्लाइसिंग आप देखने को मिलेगी, स्प्लाइसिंग, क्योंकि इनमें ही इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्प्लाइसिंग नहीं होती क्योंकि कोई इंट्रॉन्स ही नहीं होते, ठीक है, बात समझ में आई। तो प्रोकैरियोटिक जो भी आप देखोगे उसमें स्प्लाइसिंग नहीं होगी, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ कि कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे आपको डिजीजेस दिए हुए हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं मैं पहले लिख देती हूँ, ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहे, फिर आप बता पाओगे ईजिली। सो दीज आर दी कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया के केस में, प्लाज्मोडियम जो होता है ना ये होता है यूकैरियोटिक प्रोटोजोअन, ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोटोजोअन होता है। तो यहाँ पे इंट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे स्प्लाइसिंग होगी, ठीक है, ये ऑप्शन में, ठीक है। फिर पर्टेसिस, दैट इज बॉडी टेला, पर्टेसिस से होती है, ठीक है, ये आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो है दिया हुआ है ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं ना। टाइफाइड भी, सैल्मोनेला टाइफी, ये भी आपका एक बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है। तो इन तीनों ही केसेस में आप देखोगे कि इंट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, तो स्प्लाइसिंग ही नहीं होती है। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज द कॉजेटिव एजेंट रिक्वायर द स्प्लाइसिंग ऑफ द हेट्रोजेनस RNA टू जनरेट मेच्योर mRNA, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा मलेरिया, ए, प्लाज्मोडियम को स्प्लाइसिंग की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ह्यूमंस द कंपोजिशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट की कंपोजिशन बतानी है, दैट विल डेवलप इनटू अ फीमेल, ठीक है, ये बताना है। तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक है, मतलब एक फीमेल गैमेट आता है एक मेल गैमेट आता है, दे विल फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है। 2n का मतलब क्या होता है, कितने क्रोमोसोम्स होंगे इसमें, 46 क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स स्प्लिट कैसे होता है जनरल वे में, 46 क्रोमोसोम में आपके 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब ये जनरल बॉडी ट्रेट्स डिसाइड करते हैं, बॉडी क्रोमोसोम्स आप इनको कह सकते हो। वेयर एज दो
सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं दी जेंडर, सेक्स टू सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। दो सेक्स होते हैं, इधर इट कुड बी एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स वाई भी हो सकता है। एक्स एक्स इज इन द केस ऑफ फीमेल एंड एक्स वाई मेल के केस में। तो ये चीज आप रखो कि 444 ऑटोजोम होते हैं, यहाँ पे आप इनको 22 पेयर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जाइगोट की, आपको कंपोजिशन बतानी है। तो जाइगोट तो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे जिसमें कि 44 जो होंगे वो क्या होंगे, ऑटोजोम होंगे। प्लस फीमेल है तो फीमेल के केस में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम आते हैं, एक एक्स आता है फादर से, एक एक्स क्रोमोसोम आता है मदर से, तो ये बन जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। 10th क्वेश्चन ये है कि टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस। तो मैंने पढ़ा है, अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग हो गई, उसके बाहर आपको इंटरस्टिशियल स्पेस दिखता था, उसमें होते थे इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको आप क्या बोलते थे, लिडिक सेल्स। यही लिडिक सेल्स क्या करते थे, दे फॉर्म या दे प्रोड्यूस व्हाट, एंड्रोजेंस। और एंड्रोजेंस क्या होते थे, मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस होते थे। आप ये कह सकते हो कि बड़ी यूनिट होती है, इसके अंदर जो भी सेक्स हार्मोन्स होते थे, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया और बाकी जो भी मेल सेक्स हार्मोन्स होते थे वो बन जाते थे और सिक्रीट होते थे। तो इसका आंसर हो गया लिडिक सेल्स। फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, मैंने आपको बताया था, अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज दी डेंस कवरिंग आउटसाइड द टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस को कवर करते हुए ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है जो कि इन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर देती है, कंपार्टमेंट्स बना देती है, 250 कंपार्टमेंट, सब कुछ याद आ रहा होगा, अगर आपने बैच से पढ़ाई की है तो आपको ये सब पता है। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वहाँ होते हैं जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर कहाँ पे बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। सर्टोरी सेल्स आर फॉर नरिशमेंट। विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ, इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। और थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टेइंग टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।